तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो आवर लाइफ इन सोसाइटी, यानी कि हमारा सामाजिक जीवन। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी हम यहाँ पे क्या क्या जानेंगे आप लोगों को बताती हूँ। जैसे देखो, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि हम अपने समाज में रहते हैं। समाज में क्या क्या आता है? जैसे कि समाज में ना आपके पड़ोसी आ जाएंगे, ठीक है, आपके आसपास जो भी इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, जैसे कि मान लो आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब हमारे समाज के अंदर ही आते हैं। तो हम इसी समाज में रहते हैं ना, तो हमारा सामाजिक जीवन कैसे होता है, ये कैसे अस्तित्व में आया, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके, देखो यहाँ पे हम मेनली टॉपिक्स कौन कौन से देखने वाले हैं, तो देखिएगा, आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो ये है 1.1 में हम देखेंगे व्हाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी। जैसे कि आज हम ये जो समाज देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, ये एकदम पहले नहीं हुआ करता था। आप सभी जानते होंगे पहले के लोग कैसे थे? घुमंतु हुआ करते थे, घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, यानी ऐसे ही घूमते रहते थे, जहां पर मिला खाने के लिए खा लेते थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे, फिर वो घूमते रहते थे। आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे करके सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। तो क्यों मनुष्य को जरूरत पड़ी सोसाइटी की, ये हम जानेंगे 1.1 में। उसके बाद 1.2 में हम क्या देखेंगे? द सोशल नेचर ऑफ अ मैन। ठीक है, मैन का सोशल नेचर हम जानेंगे। ठीक है, आवर डेवलपमेंट, हमारा विकास, और व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो बताइए, सारे बच्चे तैयार हैं? हाँ, एकदम अच्छे से समझना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले जो मनुष्य है ना, वो कैसा हुआ करता था। नोमेडिक एज की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, स्टोन एज या फिर नोमेडिक एज की अगर मैं बात करूँ, तो जो मनुष्य है वो कैसा हुआ करता था? ऐसे हुआ करता था। ठीक है, घुमक्कड़ी स्वभाव का, कहीं पर भी घूमते घूमते जाता था, जहाँ पे कोई शिकार दिखा, शिकार करके खा लिया, फिर चल दिए वहां से। यानी इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनका स्थायी निवास बना, उन लोगों ने खेती करना सीखा, और फिर धीरे धीरे समाज की रचना हुई। जैसे मैं आप लोगों को अगर ये चित्र में दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, पहले लोग ऐसे रहते थे, फिर धीरे धीरे करके नगर बसे, ठीक है, स्थायी निवास बना, और ऐसे करके पहले का जीवन हुआ करता था। फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ पे ऐसा जीवन हो गया है ना, कंप्यूटर्स वगैरह आ गए हैं, मोबाइल फोन आ गया है, स्मार्टफोन हो गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, सारी चीजें ना डेवलप होती रहती है। ठीक है, अच्छा, अब जरा आप सोचो कि आज से 50 साल के बाद क्या हो सकता है। देखो, ये हमारे मतलब अभी ज्यादा टाइम नहीं, ये 20-50 साल पहले की बात होगी, और ये अभी का टाइम है। अब सोचो इसके 50 साल बाद क्या होगा, और चीजें डेवलप हो जाएंगी, है ना। ठीक है, अभी तो स्मार्टफोन सभी के हाथ में दिख रहा है, अब हो सकता है इससे भी नई टेक्नोलॉजी आ जाए, है ना। अभी से हम चांद पे पहुंचने लगे हैं, तो ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि इंसान चांद पे ही घर बना ले। फिर जो बच्चों की पिकनिक जाती है ना, पिकनिक यही जमीन पे ही जाती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पिकनिक जाए चांद पर। ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगी ना, तो एनीथिंग, मतलब कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर ये जमाने में या फिर ये जमाने में अगर कोई बात करता, ये वाले जमाने की बात कर रही हूँ, मोबाइल फोन की, तो किसी को भरोसा नहीं होता कि कोई ऐसा डिवाइस भी आएगा जिसको बस हमारे हाथ में रहेगा, कान पे लगाया और एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। आप सोचो ना, वर्ल्ड में वो कहीं पर भी है, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी बात हो सकती है। सोचो कितना टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट कर लिया है ना। जब मैं छोटी थी तो यही सोचती थी, मतलब मैं बहुत दिमाग लगाती थी, मैं सोचती थी कि ये जो फोन है, फोन के अंदर ना कुछ तार है ना कुछ है, बस यहाँ पर एक नंबर मिलाया और वो आ, सामने वाले पर्सन से बात हो जाती है। मतलब ये कैसा कैसा कनेक्शन है। ठीक है, तो वही होता है। चलो, अब यहाँ पे जो 1.1 है, इसमें हम देखते हैं कि वाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी, यानी कि जो मनुष्य है उसको सोसाइटी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो चलो हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखो, अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, देखो, अगर हमें अपना डेवलपमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्थायी निवास बनाना पड़ेगा, है ना। स्थायी निवास बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो वही बात है कि अ स्टेबल एंड सिक्योर कम्युनिटी लाइफ इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। यानी अगर आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपका एक स्थायी निवास होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, तो इन द नोमेडिक स्टेज, यानी जब हम पुराने समय की बात करें, नोमेडिक स्टेज में जब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी ये वाली स्टेज में, मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। मैन के पास कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कुछ उसका स्थायी निवास नहीं था, सिक्योरिटी भी नहीं थी। व्हेन मैन रियलाइज, जब मैन को ये रियलाइज हुआ कि अगर हम ग्रुप में रहेंगे, देखो पहले इधर उधर घुमा करते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी आता उनको अटैक कर देता। ठीक है ना, ऐसे जंगल में घूम रहे हैं, कोई भी
जानवर आएगा उनको खा जाता, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब पहले सिक्योरिटी नहीं थी, तो फिर मैन को क्या लगा कि अगर हम ग्रुप में रहेंगे ना, अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा मिलेगी। तो इसीलिए क्या हुआ कि लोग पास आए और फिर यहाँ पे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, यही तो शुरुआत होती है जब उसको एहसास हुआ ना। क्योंकि हम कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी जब हमें जरूरत पड़ती है तभी जाके किसी चीज का आविष्कार किया जाता है। तो इन लोगों को भी लगा कि अगर हम समूह में रहेंगे तो हमारा ही फायदा है। हमें देख, पहली बात तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, दूसरी हमें सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि कोई भी आपदा आए तो हम सब मिलकर के उसका सामना करेंगे ना। तो दिस वाज वन ऑफ द मेन मोटिवेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, और यही मेन मोटिवेशन था क्रिएशन ऑफ सोसाइटी का, ठीक है। अब देखो, लिविंग इन सोसाइटी मैन फील द नीड फॉर रूल्स टू, देखो कोई भी मतलब कहीं पर भी हम रह रहे हैं तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते ही हैं, आपके स्कूल में भी होते हैं, आप इवन आपके परिवार में भी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किसको क्या करना है, किसको नहीं, किसको क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर सोसाइटी में रहना है तो मैन को लगा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए, है ना। अगर हमें सोसाइटी को अच्छे से चलाना है, समाज में रहना है, तो कुछ सामाजिक कायदे कानून भी बनने चाहिए। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ पर कई सारे कन्वेंशंस, मतलब रीति परंपराएं, रिवाज, एथिक्स, मोरल वैल्यूज, क्या करना है क्या नहीं करना है, सबको ठीक से रहना है, लॉज रूल्स, ये सारे डेवलपमेंट हुए, ठीक है। मैंस लाइफ सोसाइटी बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो सोसाइटी है वो अस्तित्व में आया। ओके, 1.1 समझ में आया। अब हम बात करते हैं 1.2 की। देखो, द सोशल नेचर ऑफ मैन, यानी मैन मतलब कौन, हमारी बात की जा रही है, मनुष्य का सोशल नेचर, सामाजिक व्यवहार कैसा है। तो मैन इज अ सोशल बाय नेचर, है ना। हम क्या है भाई, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में रहना अच्छा लगता है, अपने मित्रों से बात करना, अपने रिश्तेदारों से बात करना, उनके साथ रहना, अपनी खुशी शेयर करना, हमें कितना अच्छा लगता है। यानी हम क्या है, हम एक सोशल एनिमल है, ठीक है। तो वही है कि वी ऑल बेसिकली लाइक टू लिव विथ वन अनदर, है ना। हमें एक दूसरे के साथ रहना कितना अच्छा लगता है, राइट। और हमें एक दूसरे का साथ भी बहुत पसंद है। लिविंग विथ पीपल नॉट ओनली मेक्स अस हैप्पी, इट इज ऑल्सो आवर नीड, जैसे कि हम लोगों के साथ रहते हैं, इसकी वजह से हमें केवल आनंद ही नहीं होता, हमें खुशी तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी आवश्यकता भी है। आप सोचो ना, कि आप अकेले रह पाओगे, सोचो जरा, आपके आसपास कोई नहीं है, बस आप अकेले ही हो इस दुनिया में, प्राणी, रह पाओगे नहीं ना। मतलब लोगों के साथ रहना ये हमें आनंद तो देता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये हमारी आवश्यकता भी है, दिस इज आवर नीड, ठीक है। समझ में आ रहा है, वी हैव मेनी नीड्स। देखो, अब इसके अलावा हमारे पास कई सारे नीड्स होते हैं, जैसे हमें खाना चाहिए, लो भैया खाना, है ना। खाना के बिना कैसे जीवित रहेंगे। शेल्टर चाहिए, यानी रहने के लिए घर चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, और क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। ये सभी हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं। खाना दे दो, शेल्टर दे दो, और क्या दोगे, और हमें रहने के लिए घर दे दो, और हमें कपड़े दे दो, ठीक है। ये हमारे फिजिकल नीड्स है, मतलब एक इंसान को इतना तो चाहिए ही जीने के लिए। जब ये नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, खाना मिल गया, कपड़े मिल गए, लो भैया तुमको रहने के लिए घर भी मिल गया, अब इसके बाद और भी चीजें हमें चाहिए होंगी, क्या चाहिए होंगी। तो देखो, मैन जो है वो क्या चाहता है, वो स्टेबिलिटी चाहता है ना। बट दैट इज नॉट इनफ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वन दीज आर सेटिस्फाइड मैन गेट्स अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी बट दैट इज नॉट इनफ, यानी कि देखो, जब उसको ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो उसको स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी कि हाँ हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है और प्रॉपरली है हमारे पास घर, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। उसको क्या चाहिए, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल उसके नीड्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे वो अपने मन में महसूस करे कि मैं सुरक्षित हूँ, अपने घर में हूँ, तो कोई बाहरी तत्व हमें हमला नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे सारी चीजें हमेशा जीवन पर्यंत जो है वो अच्छे से चलती रहेंगी, ये भी तो हमारी जरूरत होती है ना। वरना आपको सारी चीजें दे दी जाए और आप सोचो आपके घर के आसपास दिन भर बम धमाके होते रहते हैं, आपका जो हाथ है भाई वो तो एकदम, मतलब हाथ डर के मारे कांपेगा कि कहीं बॉम्ब हमारे घर पे ना फूट जाए, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं, ठीक है। तो वही है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है, टू फील सिक्योर, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना, दिस इज आवर इमोशनल नीड, ठीक है। व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम खुश होते हैं तो हम अपना जो खुशी होता है वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब हम दुखी होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई हो, ऐसा लगता है ना। आपने महसूस किया होगा, मतलब हम चाहे अकेले ना नहीं रह सकते भाई, ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी। जब हम मान लो खुशी में तो रह लोगे, चलो खुशी है, लेकिन जब दुख आता है ना तो हमें ऐसा लगता है, दुख के टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास हो, ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन वी आर सैड वी विश टू हैव समबडी विथ अस।
वी लाइक द कंपनीशिप ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, दीज फीलिंग्स रिफ्लेक्ट आवर सोशल नेचर। यानी कि हमें ना लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, हमारे परिवार के साथ, हमारे मित्रों के साथ, और इससे पता चलता है कि हाँ हम क्या है, हम सोशल नेचर के हैं, यानी हमें समाज में रहना अच्छा लगता है। हम कैसे प्राणी हैं, हम समाज प्रिय प्राणी हैं, हम बस अकेला अकेला नहीं करते, लोनलीनेस नहीं है हमारे अंदर क्या है, समाज वाली भावना है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं समाज के बारे में। देखो आपको पता है, क्या पता है कि फूड क्लॉथ शेल्टर, देखो फूड क्लॉथ शेल्टर ये तो हमारी बेसिक नीड्स हैं ही, लेकिन इसके अलावा और भी जो चीजें चाहिए ना, क्या चाहिए, एजुकेशन भी रहना चाहिए और हेल्थ भी रहना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन भी हमारे पास होनी चाहिए और हेल्थ भी हमारे पास होना चाहिए, ये सभी हमारी बेसिक नीड्स होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, देखो इसको टिक कर लेना, आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन की बेसिक नीड्स क्या है, तो आप बताएंगे फूड क्लॉथ शेल्टर एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 5 चीजें हमारी बेसिक नीड्स हैं। ओके, पहले तो 3 ही होती थी, बट अब देखो यहाँ पे 5 चीजें आ चुकी है। ड्यू टू द लेबर एंड स्किल्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, देखो जैसे क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है डेली बेसिस पे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको लिखने के लिए नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, और चाय बनाते हो तो चाय पत्ती चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, लोग इसके लिए काम करते हैं हमारे समाज में। जैसे कि अभी आपको बुक चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको नोटबुक चाहिए, नोटबुक कहाँ से आता है, आप कहेंगे मेरे को तो दुकान से मिल जाता है, मैं जाता हूँ खरीद के लेके आ जाता हूँ। ठीक है, आप दुकान से खरीद के लेकर के आते हो, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि दुकान पे कहाँ से आया, तो फैक्ट्री से, जहाँ पे बन रही है ना, वहां से वो बुक आपके पास तक ट्रांसफर हो पाया है। ठीक है, तो बनाने का काम वहां पे कौन कर रहे हैं, लोग ही कर रहे हैं ना। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, देखो इनसे क्या होगा, ये जो बुक बना रहे हैं, आपको मैं बताऊं जरा, आओ आओ जरा प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलते हैं। ठीक है, बहुत किताबी किताबी कर लिया, अब देखो ये हमारा, हमें बुक की जरूरत है, नोटबुक की जरूरत है। ठीक है, ये बीच में आ गए हमारे शॉपकीपर भैया, लो ये इनका दुकान आ गया। ठीक है, ये इनका दुकान है, शॉपकीपर। अब ये हमारी क्या है, फैक्ट्री है, जहाँ पे वो कागज बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो बुक्स है वो नोटबुक बनने के बाद यहाँ पर होगा ना, फिर यहाँ से ये इनके पास आएगा, फिर यहाँ से इनके पास आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बुक है और ये हम हैं, कौन है, ये हम हैं। हम जाएंगे दुकान पर, ये बीच में फालतू का ये कौन आ गया, चलो हम जाएंगे दुकान पे और जा करके अपनी बुक खरीद लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये पूरी चेन एक फॉलो की जा रही है। देखो बुक लेना हमारी जरूरत है और बेचना इनकी भी जरूरत है, क्योंकि जब ये बेचेंगे तो इससे पैसा कमाएंगे, इससे इनका फायदा हो सकता है। ठीक है ना, मतलब हम क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अरे समझो तो सही, आओ मैं अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ, देखो ये आपकी फैक्ट्री है जहां पे नोटबुक बनाया जाता है। ठीक है भाई, और ये है हम हमें नोटबुक चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, अब फैक्ट्री वाले बना रहे हैं, हमारे पास तक ये आ रहा है और बीच में दुकानदार आ जाएगा, जो क्या करेगा, जो ये बुक को यहाँ पर लेगा, फिर ये इधर लेगा। तो समझना जरा ध्यान से, जैसे जो फैक्ट्री वाले हैं, जब ये सामान बेच रहे हैं, वो नोटबुक बेच रहे हैं, तो ये भी तो उनकी जरूरत है ना, क्योंकि जब बेचेंगे तो इनको पैसे मिलेंगे। ठीक है, और आप क्यों खरीद रहे हो, आप ये बुक क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि आपकी भी जरूरत है, आप लोग उसको लिखने के लिए। ठीक है, तो देख रहे हो हम एक दूसरे को कैसे मदद कर रहे हैं, इनकी जरूरत थी, इनकी भी तो जरूरत है, क्योंकि जब ये बुक भेजेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा ये भी कमा रहे हैं, ये जो दुकानदार है बीच में, ये भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, हम क्या कह सकते हैं, इंटर डिपेंडेंट टू ईच अदर। यानी हमारा मतलब आप सोचो कि हम अकेले सोसाइटी में रह जाएं, अकेले रह जाएं, ठीक है, हमें किसी की कुछ भी जरूरत नहीं है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, नहाने के लिए मतलब जो भी चीजें चाहिए वो सब आपको समाज से ही मिलता है। नोटबुक समाज से मिल रहा है, साबुन चाहिए वो भी समाज से मिलेगा, शैम्पू चाहिए, घर पे शैम्पू बनाओगे क्या, नहीं ना, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, समाज के अंदर आती हैं। यानी हम एक दूसरे के क्या है भाई, इंटरडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर नहीं, हम क्या है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं वही है, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू द लेबर एंड स्किल्स, ये मैंने पढ़ा दिया था ना, एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज अलाउ अस टू लिव विद डिग्निटी, है ना, एजुकेशन और जो हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, हम डिग्निटी यानी प्राउडनेस के साथ रह सकते हैं। फिर ऑल दिस मेड अवेलेबल इन द सोसाइटी, सारी चीजें देखो, हेल्थ हो गया,
या फिर हमारा एजुकेशन हो गया, ये सब कुछ हमें सोसाइटी ही तो देता है। स्कूल कहाँ पर होते हैं? सोसाइटी में, ठीक है। डॉक्टर जो है, हॉस्पिटल्स वगैरह सब कहाँ पर? ये सब सोसाइटी का ही तो हिस्सा है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। आपके हॉस्पिटल्स हो गए या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे के सारे सोसाइटी के ही पार्ट हैं, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, कई सारे इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशन है जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे कि वी नीड बुक्स, हमें बुक्स चाहिए फॉर स्टडिंग, है ना। वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है, चाहिए ना। तो क्या होता है, इसीलिए ये वाला ऑक्यूपेशन डेवलप किया गया है, जो क्या करेगा, पेपर को मैन्युफैक्चर करेगा, फिर उसको प्रिंट करेगा जो भी आपकी बुक है, उसके बाद बुक बाइंडिंग होगा, है ना। ऐसे थोड़े ना पेजेस आपको दे दिए जाएंगे, बुक बाइंडिंग की जाती है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हुई है, क्यों? हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। और बहुत सारे लोग जो है वो ये प्रोसेस में अपना योगदान देते हैं, काम करते हैं। आप सोचो ना, अगर वो बुक्स बनाएंगे ना तो आप खरीदोगे क्या, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर हम क्या है, डिपेंडेंट है। दस द वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस इन द सोसाइटी हेल्प अस इन फुलफिलिंग आवर नीड्स, यानी कि कई सारे मतलब सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। दिस ऑल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। ओके, आवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड इन सोसाइटी, मतलब जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं वो हमारी सोसाइटी में फुलफिल होती हैं। वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर इमोशनल नीड्स सच एज सिक्योरिटी, अप्रिसिएशन, प्रेज एंड सपोर्ट एक्सेट्रा। यानी कि हम ना जो हमारी इमोशनल नीड्स होती हैं इसके लिए भी हम सोसाइटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, प्रेज के लिए, है ना। अप्रिसिएशन मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना। जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा गीत गाता है, अब सोचो उसका गाना कोई सुने ही ना, उसको कोई सपोर्ट ही ना करे, तो वो आगे तक नहीं पहुंच पाएगा, वो पीछे ही रह जाएगा। भले ही उसके अंदर बहुत अच्छा गला है, बहुत अच्छा गाने की कला है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती। यानी अगर आपको आगे तक जाना है तो सोसाइटी रहेगी तभी आप आगे तक पहुंच पाओगे, क्योंकि सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे ना। अगर सब लोग आपके गाने सुनेंगे तभी तो आप अच्छा सिंगर कहलाओगे, समझ रहे हो। तो वही है यहाँ पे, प्रेज, सपोर्ट एक्सेट्रा। दस आवर लाइफ इन सोसाइटी इज इंटरडिपेंडेंट। हमारी लाइफ कैसी है सोसाइटी में, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए भाई, समझ में आ गया। तो ये 1.2 तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे 1.3 की, जो क्या है, आवर डेवलपमेंट, ठीक है, हमारा विकास। आइए भाई, हमारा विकास देख लेते हैं, क्योंकि हमारा विकास कैसे होता है बताओ। पैदा होते ही इंसान बोलने लगता है क्या? अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है, 1 दिन का है, उससे बोलो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम उसके बारे में पूछो, बता पाएगा? नहीं। हमारा विकास कहाँ पर होता है, हमारा डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? सोसाइटी में होता है ना। पहले हम छोटे से प्यारे से बच्चे थे, फिर धीरे धीरे करके हम बड़े हो रहे हैं। इतनी सारी चीजें हमने सीखी कैसे, हमने अलग अलग भाषाएं कैसे सीखी। अभी आपसे मैं बोलूं तो आपके घर पे जो भी भाषा बोली जाती है, मराठी, उर्दू, बंगाली, जो भी बोली जाती है, आप फटाक से मुझे बोल करके बता दोगे। हिंदी बोल लोगे, इंग्लिश बोल लोगे। तो ये सब कुछ आपने कहाँ से सीखा? समाज से ही तो सीखा। तो देख रहे हो, समाज ने हमको कितना कुछ दिया है। आपको एक बात बताऊं, आपका आपके आसपास का जैसा एनवायरमेंट रहेगा ना, वैसे आप बनते जाते हो, ठीक है। जैसे हमारे घर पे, किसी घर पे अगर गुजराती बोली जाती है तो वो बच्चा जो पहला बोलेगा ना वो गुजराती ही बोलेगा, ठीक है। आप सोचोगे ये कैसे बोल रहा है, लेकिन उसको पहले से ही वैसा एनवायरमेंट मिला है ना। क्योंकि सुन सुन के ही तो बच्चा सीखता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो वो सुन सुन के ही तो सीखता है, ठीक है, अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से। अब आपने कभी सोचा है कैसे उसको, जैसे अंग्रेज का बच्चा है, अब सीधा अंग्रेजी बोलेगा, है ना। हम लोग उतना फास्ट नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो सीधा अंग्रेजी बोलेगा क्योंकि उसको बचपन से ही ऐसा एनवायरमेंट मिला है, ऐसा समाज मिला है। तो वही है, यहाँ पे देखेंगे हम कैसे डेवलप होते हैं, ये देखते हैं। देखिए, एवरी पर्सन इज बॉर्न विथ सम क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। हर एक पर्सन जो है वो कुछ क्वालिटी और कैपेबिलिटीज के साथ उसका जन्म होता है, बट दे आर डोरमेंट। लेकिन ये कैसे होते हैं? डोरमेंट यानी कि सुप्त अवस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं। अगर उनका विकास करना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सोसाइटी की। सोसाइटी उसका विकास करवाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, एक आदमी है, ठीक है, वन मैन इज देयर, जो ना बहुत अच्छा क्या है, चित्रकार है, यानी पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, पेंटर है, बहुत अच्छा वो पेंटिंग करता है, बराबर। अब उसके घर पर ऐसा वातावरण है, मैं आपको बताती हूँ, उसके आसपास में या फिर उसके स्कूल में भी, ठीक है, स्कूल में चलो ठीक है, उसके घर के आसपास का ऐसा वातावरण है कि उसके जो पेरेंट्स है ना वो क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा, ठीक है, अभी वो छोटा है, तो मेरा बेटा बड़ा होकर के बनेगा डॉक्टर, ठीक है। मतलब उसके घर पे समझ लो सारे पढ़ाई लिखाई वाले काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है। तो सोचते हैं कि चलो अब ये जो नया बच्चा आया है ये भी कुछ डॉक्टर सीए वगैरह बनेगा, है ना।
लेकिन इसका इंटरेस्ट किस में है, इसके पास कौन सी कला है, पेंटिंग की कला है। अब ये पेंटिंग को प्रोत्साहित कौन करेगा, क्योंकि घर वाले तो करने से रहे, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने। अब इसके पास वो क्वालिटी है, लेकिन उसके पास इसका ज्ञान नहीं है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। तो अब देखो ये बच्चे का विकास कैसे होगा, आपको बताती हूँ। अब धीरे धीरे करके ये बड़ा हुआ, ये गया स्कूल में, ठीक है। स्कूल में सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हो, है ना। स्कूल में स्पोर्ट्स होता है, पेंटिंग कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन होता है। तो ऐसे करके जब यहाँ पर टीचर ने, ठीक है, स्कूल में गया, फिर धीरे धीरे करके जो पेंटिंग के कंपटीशन होते थे उसमें इसने भाग लेना शुरू कर दिया। तो फिर वहां पे लगा लोगों को कि ये पेंटिंग में बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत अच्छी कला है। तो क्या होगा, ये जो लड़का है वो यहाँ से अपना करियर बनाना शुरू करेगा, ठीक है। वो पेंटिंग के फील्ड में ही जाना चाहेगा, क्योंकि टीचर इसको अप्रिशिएट करेंगे ना। ओके, जो स्कूल है इसकी अप्रिशिएट करेगी कि हमारे यहाँ का बच्चा इतना अच्छा पेंटिंग बनाता है, तो उसको पेंटिंग के फील्ड में ही जाना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे आपने क्या समझा, ये पूरा एग्जाम्पल देने का मेरा मेन मोटो क्या था, ये था कि ये बच्चे के अंदर ये कला थी, लेकिन सोई हुई थी। इसको जगाने का काम किसने किया, स्कूल ने किया। किसने किया, स्कूल ने। अगर ये स्कूल ना जाता तो इसकी ये जो कला है ये इसके अंदर ही दब करके रह जाती, किसी को मालूम नहीं पड़ता कि ये इतना अच्छा पेंटिंग करता है। तो देखो इसकी कला का विकास किसने किया, स्कूल ने किया। स्कूल कहाँ पे आता है, समाज के अंदर ही तो आता है। तो वही है कि हमारे अंदर मतलब कोई ना कोई कला होती है। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ कला दी है, ठीक है। हम सोचते हैं ना, अरे भगवान हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। लेकिन आपके अंदर मान लो आप अच्छा पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपके अंदर दूसरी कोई कला होगी, ठीक है। आप अच्छा गा नहीं सकते, लेकिन कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में होता है। तो सबके अंदर अलग अलग कला होती है, बस ये पहचानने की जरूरत है कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, है ना। हमारी अवस्था क्या होती है, हम किसी को देखते हैं ना कि गाते हुए, तो हमें लगता है अरे वाह हम तो सिंगर बन जाए, ठीक है। या फिर किसी और को देखेंगे और दूसरा काम करते हुए, तो हमें लगता है कि हम ये बन जाएं। तो ये सब बातें वो बस थोड़ी देर के लिए होती हैं। एक्चुअल में जो आपके अंदर क्वालिटी है ना, आप वहीं से अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। और ये सब कुछ कहाँ पर आपको डेवलप करने का मौका मिलेगा, हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो अभी से आप सभी लोग ना पहचानना शुरू कर दोगे आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। सोचो सोचो कौन सी क्वालिटी, किस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ, और उसी फील्ड में पूरा मास्टरी करो, ठीक है। जो भी फील्ड आपने चुना है उसी में मास्टरी कर लो। ये नहीं कि थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, फिर किसी में भी सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, वी यूज लैंग्वेजेस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर बट वी कैन नॉट डू सो एट बर्थ। देखो हम दूसरों से बातें करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन ये हम जन्म से नहीं करते। कोई भी बच्चा जन्म लेते ही बोलना शुरू नहीं कर देता, ठीक है। उसका विकास समाज में रह करके होता है, देख रहे हो। फिर वी लर्न लैंग्वेजेस ग्रेजुअली, हम धीरे धीरे करके लैंग्वेजेस जो है वो सीखते हैं। आवर फर्स्ट लैंग्वेजेस दैट इज वन दैट इज स्पोकन एट होम, यानी कि हमारा पहला भाषा कौन था, पहला भाषा कौन सा था, जो हमारे घर पे बोली जा रही थी, दैट इज आवर मदर टंग, जो हमारी मम्मी बोलती है, हमारे पापा बोलते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं। और जो हमारे पड़ोसी अगर कोई दूसरी भाषा बोलते हैं ना, वो भी हम सीख जाते हैं। वी पिकअप दोज टू, हम उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और स्कूल में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है अलग अलग भाषाएं सीखने का। स्कूल में जाते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी भाषाएं हैं वो हम अपने दोस्तों से, टीचर से सीखते रहते हैं, राइट। अब देखो आपको बताती हूँ, हर एक का जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। समाज में रहने वाले मतलब जो भी लोग हैं, सबका अपना इंडिपेंडेंट विचार होता है, स्वतंत्र थिंकिंग होती है, ठीक है। जैसे मैं अब आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। देखो जैसे मान लो कि एक ना ये पूरी क्लास है, लो भाई आओ आओ आओ, ये क्या आ गया, ये टाइमर कहाँ से आ रहा है, भागो। देखो यहाँ पर ये आपके क्या है प्यारे बच्चों, क्लास है, ठीक है, जिसमें सारे बच्चे इधर इधर टीचर जी हैं, इधर टीचर जी का मेज है, बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है, इधर सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे करके बैठे हुए हैं। अब टीचर जी ने ना बच्चों को एस्से राइटिंग लिखने के लिए दिया। क्या बोला कि आप सभी बच्चे ना एस्से लिख करके दिखाओ, और यहाँ पे टॉपिक दे दिया है द एनवायरमेंट, ठीक है। ऐसे लिखने के लिए टीचर ने दिया और बच्चों को बोला कि द एनवायरमेंट, इसके ऊपर आप क्या करो, एनवायरमेंट या फिर कोई भी टॉपिक ले सकते हो, मतलब कोई भी एनवायरमेंट ले ले या फिर कुछ और टॉपिक ले ले। चलो हम यहाँ पे चलो एनवायरमेंट ही अच्छा था। टीचर ने इनको एनवायरमेंट का टॉपिक दिया और बोला कि इसके ऊपर आप इससे लिख करके बताओ, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखने में लग गए। तो अब जब लिख लेंगे ना, और फिर आप जब बच्चों का कॉपी चेक करोगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि किसी भी बच्चे का जो
इससे है ना वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग स्किल है, सब अपने हिसाब से सोच करके उन लोगों ने वहां पे लिखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से क्या बताना चाहती हूँ कि हर एक का थिंकिंग स्किल क्या होता है, अपना अलग अलग होता है, सबका सोचने का नजरिया, ठीक है, सब क्या होता है, डिफरेंट होता है, राइट। इसीलिए तो इससे किसी का भी सेम नहीं निकलेगा, आप देखना कोई ना कोई तो आपको डिफरेंस वहां पे मिल ही जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। ओके, यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। तो देखो यहाँ पे वही बातें दी गई है, वही एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था, जब हम क्लास में बच्चों को देंगे निबंध लिखने के लिए, यानी एस्से लिखने के लिए, देखो एस्से लिखने के लिए, तो किसी भी दो बच्चे का, ठीक है, पूरे बच्चों की छोड़ो, किसी भी दो बच्चे का तो सेम होगा ही नहीं, इसके अलावा और भी जो बच्चे हैं उनका चेक करोगे ना, सेम नहीं मिलेगा आपको इससे। ठीक है, क्यों ऐसा? बिकॉज सबका थॉट प्रोसेस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और सोसाइटी हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ our emotional capabilities and the power of think. It also provides the opportunity for expressing our thoughts and feelings. सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी कि हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए लोगों के सामने। ओके, जैसे कि the development of our artistic and other talents also takes place in society. जैसे अभी हम कामयाब लोग देखते हैं, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, काफी अच्छा है, ठीक है, कोई एक्टर बना है, तो ये सब कुछ कैसे बन पाए हैं? ये सोसाइटी के प्रोत्साहन के बिना ये सब पॉसिबल था ही नहीं। मान लो जैसे कोई लड़का बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, ठीक है, तो अब अगर उसको मौका नहीं मिलेगा, सोसाइटी उसको मौका नहीं देगी, उसको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है लेकिन किसी ने उसको आज तक अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया एक्टिंग करने का, तो क्या होगा, वो पीछे ही रह जाएगा, है ना। तो अगर उसकी एक्टिंग को बाहर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, समाज को उसको ये मतलब अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, मौका देना पड़ेगा कि लो तुम अपने आप को प्रूव करो, और उस टाइम पे जब वो अपने आप को प्रूव करेगा तो डेफिनेटली वो आगे तक जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, एडवेंचरर्स, सोशल वर्कर्स कैन ऑल डेवलप देयर क्वालिटीज फर्दर बिकॉज ऑफ द बैकिंग एंड एनकरेजमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो ये जो हम चीजें देखते हैं, सिंगर्स देखते हैं, म्यूजिशियन देख रहे हैं, आर्टिस्ट देख रहे हैं, साइंटिस्ट देख रहे हैं, एडवेंचरर्स, ठीक है, सोशल वर्कर्स, तो ये सारी एबिलिटीज को इन्होंने अपने मतलब उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको इन लोगों ने फर्दर डेवलप किया है ओनली बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी ने इनको प्रोत्साहन दिया, एनकरेज किया, दैट्स व्हाई वो आज कामयाब इंसान बने हुए हैं। दिस एनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो एनकरेजमेंट है दिस इज द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एनकरेजमेंट रहेगा, प्रोत्साहन मिलेगा तो डेफिनेटली आगे तक जाएंगे। ऐसा होता है ना, आपके क्लास में भी देखो होता होगा, अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से सुना दिया, राइट, बहुत अच्छे से पूरा होमवर्क करके ला दिया, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो टीचर आपको देते हैं ना प्रोत्साहन, कहते हैं ना अरे वाह कितना अच्छा काम किया, वाह तुम तो बहुत आगे तक जाओगे। तो इससे क्या मिलता है, हमें हमें ऐसा लगता है कि हमें इसको और आगे करना चाहिए। जैसे आज टीचर ने बहुत बहुत आपको प्रोत्साहन दिया, ठीक है, कि आपने क्या किया है, आप आज होमवर्क करके लाए हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप दूसरे दिन भी करके लेकर के आओगे। ठीक है, तो वही है कि अगर प्रोत्साहन मिले तो इंसान कहां से कहां तक जा सकता है। व्हाट इज मीन्ड बाय सोसाइटी, अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज मीन्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या होता है, क्या हम इसको सोसाइटी बोलेंगे? यहाँ पर ना एक पर्टिकुलर प्लेस है, लो भैया ये चौराहा है, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ला करके इकट्ठा कर दिया, इतनी भीड़ जमा कर दी, लो भैया इतनी इतनी ऐसे करके पूरे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, पूरा ये चौराहा भर दिया, क्या हम इसको समाज बोलेंगे, क्या हम इसको सोसाइटी बोलेंगे? इज इट अ सोसाइटी? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देना, क्या हम इसको सोसाइटी कहेंगे? नहीं कहेंगे, ये सोसाइटी नहीं है। तो फिर सोसाइटी क्या है? सोसाइटी वो है जहां पर प्रॉपरली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जहां पर हम रहते हैं, हमारा स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारा घर, हमारे पड़ोसी, ये सब कुछ समाज के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे आप स्कूल से छूट करके अपने घर पे आ रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे, स्कूल से आने के बाद अपने घर पे ही जाओगे, ऐसे थोड़े ना पड़ोसी के घर पे चले जाओगे, ठीक है, पड़ोसी के घर पे जाओगे, उसके घर पे जाकर के खाना पीना खाओगे क्या? ऐसे व्यवहार में तो चले जाते हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति कोई भी दूसरे के घर में घुस जाते हैं क्या? नहीं, अपने घर में ही जाते हैं। तो ये सोसाइटी के कुछ नियम कानून होते हैं कि कोई किसी को चीट नहीं करेगा, मतलब कोई किसी घर पे चोरी नहीं करेगा, ठीक है, सब लोग शांतिपूर्वक रहेंगे, राइट। तो जब यहाँ पे प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, सब लोग एक इकट्ठा होते हैं एक निश्चित एम को रीच आउट करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, तो वो आपका सोसाइटी कहलाता है। ये सोसाइटी नहीं है कि लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर दिया और बोल दो भैया ये है सोसाइटी, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये सोसाइटी नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे वही दिया गया है, आओ मैं पढ़ करके बताती हूँ कि सोसाइटी इंक्लूड्स, सोसाइटी के अंदर देखो
आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, एडल्ट होते हैं, राइट। हमारी फैमिली क्या है, पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम क्या है, पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी के अंदर और भी चीजें आती हैं, डिफरेंट ग्रुप्स, वही आपके स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ इसी के अंदर आते हैं। द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरक्शंस बिटवीन द पीपल, देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर एंड शेयरिंग ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखना, एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है। आज वो दुखी है, आज उसके घर पे कुछ नहीं है, तो हम उसकी हेल्प कर दें, तो ये सभी सोसाइटी के ही पार्ट है ना। समाज में अगर रहते हैं, जैसे मान लो किसी के घर पे कुछ हुआ, कोई दुख का समय आया, तो जो पड़ोसी है वो उनकी हेल्प करते हैं ना। हेल्प करते हैं कि नहीं, अरे तुम चिंता काहे करते हो, हमें ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो जब आप समाज में रह रहे हो तो समाज के लोग आपसे मिलजुल करके रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। देखो इससे आपको सुरक्षा मिलेगी नहीं, है ना। कहते हैं ना कि जरूरत के टाइम पे कोई दूर वाला आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, जो आपके पड़ोसी है ना वही हेल्प करके आएंगे, हेल्प करने आएंगे। इसीलिए हमें सभी के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी इज नॉट सिंपली अ मॉब और क्राउड। देखो यहाँ पे दे दिया ना, सोसाइटी कोई मॉब या फिर क्राउड नहीं है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी एंड दिस इज योर सोसाइटी। ना ना, ये सोसाइटी नहीं होता। सोसाइटी इज फॉर्म व्हेन पीपल कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, टू अचीव सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। In order to fulfill needs like food, clothing, shelter and security, the society has to create a permanent system। जैसे कि अब हमें फूड चाहिए, खाना चाहिए, है ना, सिक्योरिटी चाहिए, तो इसके लिए सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, एक परमानेंट सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। जैसे अभी मैं बात करूँ, कोई बिल्डिंग है, अब लो भाई बिल्डिंग का एग्जांपल देखिए सबसे अच्छा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आपकी कोई बिल्डिंग है, बराबर। अब देखो बिल्डिंग में अगर सब काम को, बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर सारे काम आपको अच्छे से करवाने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली मैनेजमेंट करना पड़ता है। यानी कि पानी का सिस्टम अच्छा करना पड़ता है, ठीक है, कि पानी रोज सुबह जो है, पानी रोज सुबह आएगा, सब लोग भर लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर अगली सुबह आएगा, राइट। ऐसा थोड़ा ना रहता है कि आप कभी भी पानी भरो, आपके मन मर्जी, जब मोटर मन किया चालू कर लो और भर लो, ऐसे नहीं। रूल होता है कि पानी टंकी में चढ़ा रहेगा, सुबह सबके घर पे चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे जो क्लीनिंग की, ठीक है, क्लीनिंग की भी व्यवस्था करनी होती है कि सुबह सब लोग क्या करेंगे, अपना अपना जो कचरा है, एक कचरा का डिब्बा रहता है, इसमें ला करके डालेंगे, ठीक है। अगर सोसाइटी में आप रह रहे हो तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर से कचरा निकाले, ऐसे बाहर फेंक दिया सीढ़ियों पर, ठीक है। तो अगर आप ऐसी चीजें करोगे, आप सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हो। ओके, अगर उन्होंने नियम बनाया है कि आपको कचरा ले जाकर के इस कचरा पेटी में डालना है तो डालना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से और भी चीजें की जाती है सोसाइटी में, जैसे कि साफ सफाई का, ठीक है, क्लीनिंग, और भी सिक्योरिटी का, है ना। क्या करते हैं सोसाइटी वाले, क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, है ना, वॉचमैन रखते हैं, जो रात भर दिन भर सोसाइटी में बैठा रहता है, यानी बिल्डिंग के नीचे बैठा रहता है, देखभाल करता रहता है कि कोई बाहरी जो आदमी है वो ना आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बस एक बिल्डिंग की बात चल रही है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो है इनको मेंटेन करके रखा गया है। तो अगर मैं पूरे समाज की बात करूँ, ठीक है, जिसमें पूरा एक नगर आ जाएगा, आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे, तो वहां पे भी मैनेजमेंट जरूरी है कि नहीं। तो वही है कि परमानेंट सिस्टम बनाना पड़ता है। एक बिल्डिंग के अंदर ये सारे परमानेंट सिस्टम होते हैं ना, वाटर सप्लाई का, क्लीनिंग का, सिक्योरिटी का, समझ रहे हो। हाँ, तो यही सारी चीजें हैं, तो परमानेंट सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है। विदाउट सच अ सिस्टम, इस सिस्टम के बिना डे टू डे अफेयर्स ना चल सकते, ठीक है। तो वही है। आओ देखिए, रुको, यहाँ पर देखो, अ सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी, है ना। सिस्टम होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी अच्छे से चले, पूरा सालों साल चले, तो भाई सिस्टम लगाओ। हाँ, बिना सिस्टम के कुछ मत करना। जैसे एग्रीकल्चर इज एसेंशियल टू फुलफिल द नीड फॉर फूड, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर क्या है, मतलब जरूरी है ना, एग्रीकल्चर, खेती करोगे तभी तो खाना मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी क्रिएटेड। इसके लिए ना कई सारे इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए हैं जो क्या कर सके, खेती में यूज होने वाली जो चीजें हैं वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे खेती में करने के लिए इंप्लीमेंट चाहिए होता है, औजार वगैरह, तो जो इंस्टीट्यूशन है वो जब औजार बनाएंगे तभी तो आप उनका उपयोग करके खेती कर पाओगे ना। तो कहा ना मैंने, एक दूसरे के हम क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, दूसरे भी डिपेंडेंट है। देयरफॉर अ वास्ट सिस्टम नीड्स टू बी क्रिएटेड व्हिच इंक्लूड फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर फार्मिंग, बैंक्स टू प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर, अ मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस एक्सेट्रा। आओ मैं ये ना थोड़ा आपको लिख करके समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मुझे जल्दी जल्दी कुछ खत्म नहीं करना है, ठीक है, आपको अच्छे समझाना है। देखो, अगर समाज में खेती होगी, है ना, क्यों खेती होगी, एग्रीकल्चर क्यों होगा भाई, फार्मिंग क्यों होगी, फार्मिंग यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों होगी, ताकि लोगों का
पेट भर सके, उनको खाना मिल सके। अब खेती करना है तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत हुई, मतलब पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। जैसे अगर किसान को लोन चाहिए तो लोन कहाँ से मिलेगा भाई, बैंक से बनेगा, बैंक से मिलेगा तो बैंक इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, उनको इम्प्लीमेंट चाहिए, इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो औजार हैं वो उसको चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो जो इंडस्ट्रीज रहेंगी, फैक्ट्रीज रहेंगी, वहां से मिलेगा, क्योंकि हसिया कुदार वगैरह कहाँ पे बनाया जाता है, इधर ही बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, और जो किसान है उसको मार्केट, मतलब अपने जो उसकी फसल उग रही है उसको कहाँ पे बेचेगा, मार्केट में बेचेगा, तो मार्केट सिस्टम भी बनाना पड़ता है। बस एग्रीकल्चर के लिए देखो, एक एग्रीकल्चर के लिए इतना सारा सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके ये खेती हो पाएगी, तो समझ रहे हो। ऐसे करके क्या होता है, जो समाज है इसकी निर्मित होती है। ओके। तो वही है, और क्या है इसमें देखेंगे, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी सिस्टम मेक्स अ सोसाइटी स्टेबल। ओके। इन द नेक्स्ट चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जो भी डाइवर्सिटीज है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में। तो ये वीडियो प्यारे बच्चों आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में, जाकर के देख लेना। यही नहीं, क्लास 7 8 मतलब जो भी क्लास में आप हो सभी का मिल जाएगा वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स भी सब कुछ मिलेगा। तो बस पढ़ो अच्छे से, और कुछ डाउट रहे तो मुझे बताना। मैथमेटिक्स के भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं हमारे एस के क्लास चैनल पर, तो जाकर के देखो, क्लास 6 के सारे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो देरी क्यों करते हो, जाओ जाकर के पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, और लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बाय बाय टाटा।